So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place. So guys, आज हम लोग बात करेंगे अपनी क्लास में हमारा विजय जोशी का जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द बुक ऑफ द इंडियाज लॉन्ग रोड, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए, आज हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के 1950 टू 80 का एक पीरियड रहा, ठीक है, 1950 टू 80 का। इवन देखिए 1977 में जनता पार्टी आई, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन या कुछ भी आप कह सकते हो, बट मोरारजी देसाई का कार्यकाल खत्म हुआ, ठीक है, और 1980s में दोबारा से कांग्रेस पार्टी है, मतलब इंदिरा गांधी दोबारा से जो है प्रधानमंत्री बनी। तो हमारा ये कंसर्न है कि ये जो टाइम पीरियड है 1950 टू 80, उसमें मैटर नहीं करता कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी है। एक ध्यान रखना, पॉलिटिकली नहीं सोचना, हमें एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचना है कि कोई भी पार्टी रहे, हमारा मेन कंसर्न था कि हमारी ग्रोथ हो, वो भी रैपिड ग्रोथ हो। क्या रीजंस रहे कि इंडिया की जो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ अचीव नहीं हो पाई, क्या रीजंस इसके पीछे थे? तो आज हम लोग उन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे। ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी का जो रैपिड ग्रोथ अचीव ना करना है, उसके पीछे मेनली तीन सबसे बड़े रीजन माने जाते हैं। सबसे बड़े तीन रीजन माने जाते हैं, अगर आप समझें। अच्छा, पढ़ाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है कि अभी मैं आपके सामने यहाँ डिस्कशन सारा करूंगा, फिर क्योंकि इट्स इंडियन इकोनॉमी तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे नोट्स शेयर करूंगा। नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। नोट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। दीज आर दी नोट्स बेसिकली, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बट क्या नोट्स में है वो बात है मैं पहले अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मेनली तीन रीजन हमारे पास, ठीक है, देयर आर थ्री रीजन। एग्जाम में अगर आते हैं तो आप लिखोगे। पहले रीजन हमारे पास है दैट पॉलिसी चॉइसेस। देखिए, एट द टाइम of independence and after the independence 1951, फिर 56, फिर 60s, हमारे 5 ईयर प्लान में जो हमने पॉलिसीज बनाई थी या हमने प्लान्स करे थे, प्लानिंग करी थी, जो मैंने कहा था इंडिकेटिव प्लानिंग था, फ्रेमवर्क था, वो वहां पे कुछ पॉलिसीज की चॉइसेस थी। अब डेफिनेटली वो पॉलिसी की चॉइसेस भी एक बहुत बड़े रीजन था, ठीक है। तो सबसे पहला है पॉलिसी चॉइसेस। अब वो सही हो गलत है वो तो हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा था हमने जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए, वट एवर द इंस्टीट्यूशन वी बिल्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, उनमें कहीं ना कहीं वीकनेस थी, वीकनेसेस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, जैसे मैं आपको बता दूं तो हमारा प्लानिंग कमीशन बना, ठीक है, तो भले वो चेयरपर्सन उसके प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें शायद उनमें कमियां रही होगी। अब देखो, सबसे बड़ा रीजन, प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर बदला, 5 ईयर प्लानिंग का नेचर बदला, और 2015 में उसको बदल के नीति आयोग कर दिया। मतलब इंग्लिश का हिंदी करा है, देखने में लग रहा है, बट बदलाव बहुत सारे करे। तो ये इस 1950s वाले डिकेड में प्लानिंग कमीशन बना, अब बाद में उसका नाम बदल दिया, ठीक है, और बहुत सी चीजों उसके अंदर बदलाव किया। सीएसओ, ठीक है, स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, उनको बदला बाद में नाम, ठीक है, मल्टीपल टाइम पीरियड पे बदलता रहा, तो कुछ चेंजेस ये रहे। उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे लिए आजादी का, जब हम लोग आजाद हुए थे 1950s की मैं बात कर रहा हूं, तो हम तो अपनी प्रॉब्लम से उभरने के लिए अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक इकोनॉमिस्ट को नोबेल मिल गया था इस बात पर कि पर कैपिटा ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं बात कर रहा हूं सोलो की। सोलो, आप शायद आपने नाम सुना होगा, जेम्स सोलो। 1956, 1956 में उनको नोबेल मिल गया था। और उसी टाइम पीरियड में एक इकोनॉमिक्स आए थे, रॉमर, डेविड रॉमर। उन्होंने बोला था कि हमें अपनी इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट को भी करना चाहिए। तो ये वो दौर था जब वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस हो रही थी, लेकिन हम अपनी कंट्री में अभी उस सोच तक पहुंचे भी नहीं थे। वो जो सोच थी ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, वहां तक हम सोचे भी नहीं थे। आप सोचो कि हमारे इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस बहुत बाद बने, मतलब इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस, या आप कह सकते हो जैसे जैसे अब आज की कंपनी में कोई भी आज की डेट में इंडिया में कोई भी कंपनी, तो हर कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जो फिजिकल वर्क नहीं मेंटल वर्क करता है। आज कितना है
तो ग्रोथ भी हो रही है, पहले नहीं थे। ठीक है, ये एक रीजन था दैट दे नेग्लेक्ट दी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं थी। अब बोलो सर, थी तो एजुकेशन तो थी, बट देयर वाज अ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, एक तो ये एक रीजन था। और एक बात और भी थी, एक हमारा एक तरीके से मिसकंसेप्शन था, क्योंकि आजाद हो गए, फिर ये बोला कि यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ। नो, दिस इज रॉन्ग। इंपॉर्टेंट प्लेज स्टेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, नहीं, ये 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं था। देयर इट वाज अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन, अगर ऐसा था तो आज भी इंडिया में, आज का भी बात कर रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जो बहुत सी ज्यादा अंडर डेवलपिंग में है। आज भी रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी शायद ठीक से पहुंची भी नहीं है, तो फिर अच्छी खासी निकलती है ना। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे कंट्री में, हमारी कंट्री में स्टेट ऐसी है जो हाईली डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, सब कुछ है वहां पे। ठीक है, तो एक ये मिसकंसेप्शन है। ठीक है, मिसकंसेप्शन आप माइंड में रखना कि कुछ मिस्टेकन कंसेप्शन थे जिसमें रोल ऑफ स्टेट की बात की गई है। हमारा मेन ये था कि हमारा स्टेट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि हमारा इकोनॉमी में जो एक्सटर्नलिटीज था, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं था। एक्सटर्नलिटीज मतलब ध्यान रखना, लार्ज इन एफिशिएंसी थी, लार्ज इन एफिशिएंसी। हम लोग फिलहाल मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट की बात कर रहे हैं, लार्ज एफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में काफी सारे इंसेंटिव्स का लूज, मतलब इंसेंटिव्स जो थे वो लूज हो रहे थे। अब एक पॉइंट यहां पे आ जाता है कि जब आप कहते हो कि सर हाउ यू कैन से दैट के ह्यूमन डेवलपमेंट नेग्लिजेंस वाला पार्ट था, बिल्कुल था, क्योंकि अगर एजुकेशन थी, अगर उस टाइमिंग में एजुकेशन की अगर आप बात करो तो इट वाज बेसिक। अभी आप इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली में चीजें पढ़ोगे सेक्टर्स के बारे में, तो आपको एजुकेशन सेक्टर भी पढ़ने को मिलेगा कि कितना सेक्टर था, कितना उसमें कह सकते हो फंड जो है इन्वॉल्व करवाया जा रहा था। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर था। उस टाइमिंग का बर्थ रेट, चलो ठीक है वो ज्यादा था, कोई बात नहीं, लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा था। ठीक है, रेट समझो, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल रेट, ठीक है, डेथ रेट, इन्हें कंट्रोल में नहीं था। मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी। ठीक है, तो वो कंट्रोल में बेसिकली नहीं थी। एंड आफ्टर दैट द मेन रीजन जो इंक्लूड रहा, दैट द लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट, या या आप लो इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, या जो भी इन्वेस्टमेंट लग रही थी उसकी लो प्रोडक्टिविटी थी। पैसा लग रहा है लेकिन वो पैसा लगा हुआ दिख नहीं रहा। आज की डेट में आप जैसे बिजनेस करना है तो कुछ पैसे से बिजनेस शुरू कर सकते हो। पहले के टाइम में सिर्फ दो तरह के लोग हुआ करते थे, या तो वो लोग वर्कर हुआ करते थे, या फिर वो लोग कैपिटलिस्ट हुआ करते थे। मतलब या तो बड़ा बिजनेस रन करेंगे या वो सिर्फ वर्कर रहेंगे। इसलिए आपने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, पुरानी मूवीज, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी वो स्ट्राइक के ऊपर बेस्ड है, मिल है, शुगर मिल है, लड़ाइयाँ हो रही, स्ट्राइक हो रहा है, और जो मिल का मालिक है उससे हो रहा है, और मिल का मालिक बहुत अमीर है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब तो ने बिजनेस शुरू करा और बहुत अमीर बन गया, नहीं। तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, यहाँ पे दो ही तरह के लोग दिख रहे हैं। और जो मजदूर है, वो मजदूर भी ऐसा मजदूर नहीं कि बहुत ही ज्यादा गरीब है, एक्चुअल में वो नॉर्मल है, लेकिन उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो कैपिटलिस्ट बन जाए। आज की डेट में तो नॉर्मल पर्सन भी एक बिजनेस रन कर सकता है, लेकिन उस टाइमिंग में ऐसा नहीं था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट, एंड इन्वेस्टमेंट का था। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन हमारा रहा कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये बढ़ रहा था। अब इसके बढ़ने का आउटकम समझो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बताता है? ये आपकी एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को बता रहा है। मतलब यू आर सेइंग दैट कि अगर ये रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल का चेंज आउटपुट के चेंज से ज्यादा है, यानी हमारी इकोनॉमी लेस प्रोडक्टिव है। यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एंड यू आर गेटिंग लेस देन 1 लाख रुपीज, मतलब चेंज ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपए, और उसकी वजह से चेंज ऑफ आउटपुट है वो कम है रिलेटिवली।
तो ये प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा था, तो प्रोडक्टिविटी कम थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिससे हमारी इकोनॉमी की कह सकते हो इनएफिशिएंसी इंडिकेट हो रही थी, इंडिकेट इनएफिशिएंसी। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये सारी चीजें आप लोग अपने माइंड में रखना। अब देखो ये जितनी चीजें डिस्कस करी, एक बार मैं आपके साथ नोट्स से डिस्कस करता हूँ, ठीक है? देखिए थ्योरी है तो थ्योरी में आप नोट्स के थ्रू रखो चीजों को। अब कंसर्न आप जरा ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में। नहीं सही सही, उल्टा पुल्टा भी हो जाता है ये। ठीक है, देखिए हेडिंग जनरली मैंने आपको बता दी, दैट एंशिएंट रेजिम इकोनॉमी पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस। मेरा कंसर्न यहां से स्टार्ट होता है दैट व्हाई डिड इंडिया फेल टू अचीव द रैपिड ग्रोथ, और ये 1950 टू 1980s का पार्ट है, ठीक है? अब अगेन मेरा डिस्कशन वही है कि जो रीजन वाज द पॉलिसी चॉइसेस, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए आजादी के 3 डिकेड्स तक भी हमारी कंट्री रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने में फेल रही, क्योंकि हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और कंट्रीज का जो हमारे आसपास आजाद हुए थे और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। और जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं कि आजाद, हम तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थे बिफोर ब्रिटिशर्स, ठीक है? और ब्रिटिशर्स, कुछ लोगों का मानना ये है कि, कुछ लोगों का, मेरा मानना नहीं है, कि ब्रिटिशर्स ने तो बुरा किया ही था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने भी बहुत ज्यादा अपने साथ ही जो है खराब की, जिसमें से एक रीजन पार्टीशन बनता है। उसके बाद में हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं, ठीक है? उसके बाद में फिर वही रिलीजियस लेवल पे अलग अलग रहना, हर तो बहुत से रीजन ये रहे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में चीजों को रखना। एक वेब सीरीज आई थी, मैं इसलिए चीजें बताता हूँ कि मूवीज और वेब सीरीज वगैरह से हमें अपनी इकोनॉमिक जोड़नी है। एक वेब सीरीज है अभी ही रिसेंटली आई है, पार्टीशन, ठीक है? उसमें बस वो टाइम पीरियड दिखाया है पार्टीशन का, बहुत डिसेंट है, देखना आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि कितनी प्रॉब्लम रही थी, और इकोनॉमिक्स भी है वहां पे, ठीक है? बेरोजगारी वगैरह एवरीथिंग। अब मेन चीज है कि मिसकंसम्पशन थे हमारे रोल ऑफ स्टेट से रिलेटेड, जैसे रेगुलेशन हो गया, स्टेट इंटरवेंशन हो गया, और एक्चुअली वो ये सोच रहे थे कि हम रेगुलेट करें और स्टेट इंटरवेंशन को एक्सटेंसिव मोड पे लेकर आए, रादर देन कि उनको अपने मार्केट फेलर को करेक्ट करना चाहिए। मतलब उनको अपने मार्केट फेलर को ना करेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे नहीं कर रहे थे, जिससे इकोनॉमी के अंदर लार्ज इनएफिशिएंसीज आ रही थी, ठीक है? अब आप कहते हो कि सर हाउ यू कैन से दैट कि नहीं कर रहे थे फोकस वो, बिकॉज जो भी चीजें अवेलेबल थी, जैसे एजुकेशन थी तो बहुत बेसिक लेवल की एजुकेशन थी, ठीक है? प्राइमरी, पता है आपको, पहले प्राइमरी में ही एडमिशन मतलब प्राइमरी क्लास पूरी कर लेना अचीवमेंट था। जैसे आप भी अपने घर में सुनते होंगे ग्रैंडफादर के मुंह से, वो बहुत बहुत बताते हैं कि पहले 8वीं क्लास होके जॉब लग जाया करती थी, याद है ना? शायद कभी सुना हो तुमने भी। पहले 8 क्लास इज मोर देन इनफ एक जॉब करने के लिए, सरकारी नौकरियां, ये एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। फिर 10th क्लास एलिजिबिलिटी हो गई, फिर 12th क्लास एलिजिबिलिटी हो गई, है ना? फिर ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई, मतलब एक अच्छी जॉब लेने के लिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और अब तो ये है कि जैसे 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 एक बड़े बड़े एग्जाम्स आपको करने पड़ेंगे, मतलब कोई कंपनी में जॉब करनी तो आपको एमबीए भी साथ साथ करना है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो वो लेवल, तो उस टाइमिंग में बेसिक एजुकेशन ही काफी थी, क्योंकि बेसिक एजुकेशन के बेसिस पे जॉब लग रही थी। प्राइमरी हेल्थ केयर था, ये भी रीजन था बहुत बड़ा। न्यूट्रिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे एरिया जो थे हमारे नेग्लेक्टेड थे, मतलब उन पे फोकस नहीं किया जा रहा था। साथ साथ एक रीजन और रहा, दैट लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वट एवर द कंट्री इन्वेस्ट, उनका आउटकम बहुत कम था, ठीक है? ग्रोथ remained slow or even declined over time despite a doubling of saving and investment rate। मतलब हम अपने अपना कुछ ही नंबर ऑफ इयर्स में सेविंग्स रेट और इन्वेस्टमेंट रेट, ध्यान रखना, whatever is invested in the economy that comes from the household savings, okay with it? तो हाउस होल्ड सेविंग डबल्ड हो रही है, इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है, बट आफ्टर दिस एफर्ट हमारी ग्रोथ कम या डिक्लाइन पे ही है। और जनरली अगर आप देखें तो जो लो प्रोडक्टिविटी का मेन रीजन था, या आप कह सकते हो दैट द लो प्रोडक्टिविटी का मतलब हो जाता है ये कैपिटल आउटपुट रेशियो का इंक्रीज होना, जिसकी वजह से हमारी
इनएफिशिएंसी थी और हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। क्लियर है मेरी बात? अब एक शार्क टैंक इंडिया आता है, ठीक है, अब तो वो चलो लोग टीवी देखने का समय किसी के पास अब शायद है नहीं, तो अब ट्रैवलिंग टाइमिंग में शार्क टैंक इंडिया के कुछ अ, वाले एपिसोड देख ले करो, जो जो भी वो रिकमेंड करते हैं यूट्यूब, ठीक है, मैं देख लेता हूँ जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो वहां पे ये समझ में आता है कि पहले पता है क्या होता था, कि पहले होता था कि आप आइडिया लेकर आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर ये होता था कि अब आइडिया के साथ साथ फ्रेमवर्क लेकर आओ, फिर सपोर्ट करेंगे। फिर होता था क्या, आइडिया के साथ फ्रेमवर्क के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी का कमिटमेंट दो, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हो कि बंदे को बार बार एक स्टेप ऊपर ही बोला जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब, और उसमें ये चीज भी बताई जाती है कि कैसे शार्क्स जो हैं इन्वेस्ट करेंगे और कब इन्वेस्ट करेंगे और कब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दिख जाता है यार ये बिजनेस आइडिया ठीक ठाक होगा जब वो कर रहे हैं, यानी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटपुट में कन्वर्ट होगी, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। और अगर उनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगी, दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर बट दे गेट लोअर आउटपुट, तो शायद वो बेटर आइडिया नहीं है। वही चीज उस टाइमिंग में थी, ठीक है। अब तो हमें इजीली पता लग जाती चीजें, बट उस टाइमिंग में प्रॉब्लम थी सारी। अब क्वेश्चन आता है कि कॉजेज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी। तो दो तीन चीजें हैं, जैसे तीन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे रहते हैं, दैट इन अप्रोप्रिएट और एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन इन द मार्केट। मतलब यहाँ पे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, स्टेट स्टेट कंट्रोल पॉलिसी मार्केट के ऊपर। क्यों? मतलब यहाँ पे जैसे आपने जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, ऐसा ही है। और आपको पता है इसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट बहुत सारे हो, और प्रोटेस्ट ये हम लोगों ने तो चलो करे होंगे, जो बिजनेसमैन है उन्होंने तो थोड़े बहुत करे होंगे, हमसे ज्यादा स्टेट के जो लीडर्स थे ना, या आप कह सकते हो जो एमपीज थे, उनका भी इसमें जो है अपोजिट रिव्यू था, ठीक है। आप पूछोगे सर ये क्यों, ये तो एक देश के हित की बात है, इसमें तो सारे पॉलिटिशियंस का एक हित में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। नहीं, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हो रहा था, मतलब मैं आपको को बताना चाहता हूँ इसी की बात, दिस इज द रीजन बिहाइंड, ये रीजन था। और इसी रीजन की वजह से आज मतलब 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017 पीरियड में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करो। और जीएसटी इंट्रोड्यूस 17 में तो हुआ है, 2017 में तो हुआ है, लेकिन इसको पहली बार संसद में 2006 में बोल दिया था। तो सोचो 11 साल लगे बोलने में, मतलब जो चीज बोली गई उसको अप्लाई करवाने में। तो 11 साल तक लड़ाई होती रही इसके ऊपर, डिबेट होता रहा ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन बहुत था मार्केट में। हर स्टेट जो है उनका टैक्स जो है रेट अलग था, अलग मतलब अपने हिसाब से था, मॉडरेट था, थोड़ा सा सटीक नहीं था। तो ये एक रीजन रहा। मैं बीच बीच में कुछ करंट एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक ऑप्शन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आई एम ऑल्सो हाईली कनेक्टेड विद द करंट अफेयर्स। तो ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बीच बीच में करंट अफेयर्स का डिस्कशन करूं, बट दैट करंट अफेयर थिंग्स इज नॉट मेंशन इन दीज नोट्स, ठीक है। तो वो मैं ओरल ही बोल रहा हूं। तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट समवेयर, सो दैट यू कैन मेमोराइज इट, और इन एग्जाम टाइम definitely they will try to connect your answer with the current scenarios, right? So try to to frame your answer in your exam, which is where the involvement of both things, मतलब कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए वहां पे, पुरानी बातें और नई बातें, तभी तुम कंपेयर वगैरह चीजों को कर सकते हो। दूसरा, सोशल सेक्टर का नेग्लिजेंस, ठीक है। स्टैटिक स्टैटिस डॉक्ट्रिन्स एंड प्लानिंग आइडियोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़े रीजंस थे। स्टैटिस आइडियोलॉजी एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इनको आप एक बार प्लीज रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाया है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है, दैट प्लान एलोकेशन और मार्केट मैकेनिज्म। देखिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो एज्यूम करती है कि जो मार्केट थी, मतलब एज्यूम किया गया कि मार्केट अपना फेल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल और जो लाइसेंसिंग को जो है नेसेसरी कर दो। मतलब अब हर कोई आके कुछ भी नहीं बेच सकता। मैं आपको इसी चीज का एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा कि मैं कोई, जैसा आपको मैं कह रहा हूँ कि शार्क टैंक इंडिया है, शार्क टैंक इंडिया बार बार बोल रहा हूँ,
इट मीन्स मैं देखता हूँगा कभी कभी। तो उसमें ना एक मतलब आई थी पिच उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर आई थिंक शायद वो क्रेडिट मेट था, वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, वो क्रेडिट कार्ड नहीं मतलब वो इसी से रिलेटेड था, क्रेडिट क्रेडिट से रिलेटेड था, कुछ था। तो वो डिस्कशन कर रहे थे, मैंने वो मुझे याद नहीं, बट उसमें जो जो शार्क्स ने, जो ये जो होते हैं लोग बैठे हुए, इन्होंने जो अपने फीडबैक दी, उन फीडबैक में एक फीडबैक ये था कि ये जो है ना क्रेडिट वाली जो डेटा है, क्रेडिट डेटा, जैसे जैसे मेरे ऊपर कितनी उधारी है और मैंने अपनी कौन कौन सी ईएमआई जो है लेट करी है, या मैं मेरा सिबिल रिकॉर्ड क्या है, सिबिल रिकॉर्ड, ये ऐसे ही किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड नहीं की जा सकती। इसके लिए हाईली सेंसिटिव लाइसेंस होता है। मतलब मैं बोलूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारे पास, कि तुमने कितना लोन ले रखा है, तुम्हारे कितने लोन डिफॉल्ट हुए हैं, या कितनी ईएमआई लेट हुई है, कितनी छोड़ दी हैं, है ना। ये कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो क्या ये हर कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। इसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत है। तो ये तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, बड़ा सेंसिटिविटी है ये वाला। बट उस टाइमिंग में क्या था, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बनाने के लिए हर चीज को सेंसिटिव बना रहे थे और लाइसेंसिंग को नेसेसरी कर दिया। समझ में आई मेरी बात? लाइसेंस को नेसेसरी कर दिया, मतलब जरूरत नहीं थी उन सब चीजों की, जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे जैसे आज की डेट में जैसे आपको कोई फूड खाना कुछ सेल आउट करना, तो आपको एफएसएसआई का एक है ना, वहां का जो है सर्टिफिकेट लेना होता है, आप ऐसे ही नहीं बेच सकते, ठीक है। ऐसे जितने भी ये फूड कार्ट वगैरह होते हैं, इनके पास होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ के, हाँ भैया ठीक है। जो ये होते हैं जो फूड वाली एप्लीकेशन से, जोमेटो स्विगी, ये वो, यहाँ पे जो लोग खाना बना के भेज रहे हैं, क्या उनके पास में क्वालिटी एंड साफ सफाई वाले चीज का सर्टिफिकेट है? मैं तो आज कितना रिलैक्सेशन है, बट उस टाइम नहीं था, तो दिस वाज द मेन रीजन, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो प्लान टारगेट्स ऑफ आउटपुट, सो देयर वाज द रीजन। फिर और बहुत सी चीजें यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, ये क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो जो लाइसेंस और परमिट्स हुआ करते थे, दैट किसी भी फर्म को अगर कोई काम करना होता था, तो कहाँ कहाँ से उसको जो है क्लियरेंस लेना होता था। एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस लेना होता था कि आपको जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हम सुना होगा ना कि पहले बोलते थे कि उस मूवी के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है ना। तो पहले आसान था, अब अगर कहीं पर पैसा लग रहा है, या वो कंपनी उस एक्स पर्सन की है, वो एक्स पर्सन ठीक नहीं है, बहरहाल प्राइसिंग जो आप रख रहे हो प्रोडक्ट की, आउटपुट मिक्स क्या क्या की प्रोडक्ट के ऑप्शन से, क्रेडिट उधारी वाला ऑप्शन, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को, एक लेबर एक्ट का एक बनता है। जैसे मैंने अपना सेमिकॉन क्लासेस जो है वो करा था रजिस्टर, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज वी हैव, एंड मैं कितनी सैलरी उनको दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है जब हम कंपनी ओपन करते हैं। और एंट्री एग्जिट क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है। सो एक्चुअली ये सब चीजें होने के लिए ना, मतलब कंपनी को होने के लिए ये सब चीजें जरूरत है, और इसी चीज को लाइसेंस परमिट कोटा राज बोला गया। तो एग्जाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ये वाली चीज, ठीक है, लाइसेंस परमिट कोटा राज। अब उसके बाद में एक रीजन ये भी था कि जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, ठीक है, स्पेशली ये दीज आर द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ आवर अचीवमेंट रैपिड ग्रोथ। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, बाहर से ट्रेड होना थोड़ा सा कम है और बाहर का पैसा नहीं लगेगा। और एक्चुअली ये जो पॉलिसीज थी ना, एक आइडिया पर बेस्ड थी, दैट आइडिया बेस्ड ऑन द सेल्फ रिलायंस। मतलब उस टाइम ये था, उस टाइम दे आर फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, डोमेस्टिक आइडियाज पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे थे, ठीक है। या इन्वेस्टमेंट भी डोमेस्टिक ही होंगी, एवरीथिंग इज डोमेस्टिक। तो यह आइडियोलॉजी थी। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है कि मैं अपने लिए बेहतर कर लूंगा। जैसे आप में से बहुत, जैसे कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जो अंडर गाइडेंस नहीं है, मैं नहीं कहता कि मेरी गाइडेंस में नहीं है, वो किसी और की भी गाइडेंस में नहीं है, शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो सेल्फ रिलायंस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे अपने लिए बेहतर।
हम नोट्स खुद बनाएंगे, हम किसी के नोट्स नहीं लेंगे, हम किसी की वीडियो या वही वाली बात है, किसी की हेल्प नहीं लेंगे। हम सारी रीडिंग्स को खुद पढ़ेंगे, खुद उसके नोट बनाएंगे, खुद हम क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, खुद हम उनको रिवाइज करेंगे, सब कुछ हम खुद ही करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ हम 4 सब्जेक्ट 2.5 महीने में पूरे कर लेंगे, है ना। ध्यान रखना, जो दोस्त तुम्हारा गाइडेंस नहीं ले रहा, मेरा गाइडेंस का मतलब है कोचिंग नहीं ले रहा, गलती से भी उसको अपना कंटेंट मत शेयर कर लेना। क्लियर करना कि तूने तो कहा था ना कि तुझे जरूरत नहीं किसी की, सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी कर। ठीक है, तो ये चीज है। देखो ना, अगर आप सेल्फ लाइफ पे तो देखो, यू बेसिकली फेल टू अचीव द रैपिड ग्रोथ। सिंपल सी बात है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा माइंड में रखना। बाकी एक्सपेंशन एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, ये एक बार रीड आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा, इंडिया परफॉर्म पोअरली इन एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का जो एक बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन सेक्शन है, ठीक है, उसको उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कंट्री कंट्री की इनकम कम हुई, स्लो ग्रोथ हुई, और हमारी इकोनॉमी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम है वो थोड़े से वीक रहे। इसने हमारी इकोनॉमी के पॉवर्टी पे भी इम्पैक्ट डाला है और लिविंग स्टैंडर्ड पे भी इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, क्योंकि हमारी ना एक तो होती है पॉवर्टी, एक होती है हाई पॉवर्टी, एक होती है परसिस्टेंट पॉवर्टी, लंबे समय तक गरीब रहना। ठीक है, तो पॉवर्टी वॉज ऑफिशियली डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आप लोग ध्यान में रखना कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जनरली अब हमने देखा है कि बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई है। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अब एक सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, मेरे मेरे एक फ्रेंड हैं जो पढ़ाते ही हैं, वो यूपीएससी में पढ़ाते हैं और काफी ठीक ठाक नंबर ऑफ ईयर्स से पढ़ा रहे हैं और काफी अच्छा नाम है, नाम नहीं लेऊंगा मैं उनका। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने एक फ्लैट लिया है। ठीक है, और अब फ्लैट बोलूं उसे महल महल बोलूं, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए उसे। मतलब मैंने भी, तो जब एंट्री होती है, चलो एंट्री तो सबकी बहुत अच्छी होती है, मैं आपको लिविंग स्टैंडर्ड की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके हमें लगता है कि यार ये लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल है और हमारे पास नहीं है, मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब चलो एंट्री तो चलो ठीक होती है कि वो गेट होता है, गार्ड्स होते हैं, बैठे होते हैं, इट्स फाइन। अब वो जो बिल्डिंग है, नॉर्मली ऐसा होता है ना, बिल्डिंग में एंट्री करते हैं आप अपने फ्लोर पे चले जाओ नॉर्मल ना, ना बिल्कुल ना। जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार होटल मतलब होता है ना कि एक एंट्री है, एंट्री पे वो दरबान खड़ा हुआ है, वो गेट खोलेगा, एंट्री करोगे, आगे सामने रिसेप्शन है, फिर यहाँ पे वेटिंग रूम है, बढ़िया सा अच्छा सा फाउंटेन लगा हुआ है। ठीक है, और जो भी मान लीजिए कोई आता है, अगर वो उस बिल्डिंग का पर्सन है तो वो फाइन, वो तो कोई बात नहीं, वो तो वो बंदा उस बिल्डिंग में रहता है तो वो तो नॉर्मल चला जाएगा। लेकिन कोई अगर बाहर से मिलने आता है, अननोन पर्सन है, वो तो पहचान हो जाती है शायद कुछ, क्योंकि मेरे साथ तो वो थे, सर मेरे साथ में थे, तो मुझे तो नहीं लगा, बट उन्होंने बताया था। तो फिर बात होती है, उनको वेटिंग रूम में वेटिंग होती है वहां पे अच्छे से, जैसे 5 स्टार होटल में होता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और कुछ नहीं बताना चाहता। और वेटिंग में फिर नॉर्मली वेटिंग वालों के लिए किचन, मतलब वो है, स्टाफ है वहां पे कि वो आता है, सर पानी या कॉफी या चाय वो पिलवाते हैं। समझ लो, ये बिल्डिंग का जो वो है मेंटेन होता है ना, मेंटेन वाला, उसका ही पार्ट है। तो वो चाय कॉफी पानी वगैरह कोई भी चीज होती है वो होता है, उसके लिए अलग से एक स्टाफ है, राइट, वट एवर द थिंग्स। उसके बाद में जहां उन्हें जाना होता है वहां पे बकायदा वो चले जाते हैं, बकायदा प्रूफ के साथ। अब तुम ये सोचो, इमेजिन करो कि ये हमारी दिल्ली की बात करूं, दिल्ली मतलब ये गुड़गांव एंड ये दिल्ली के आसपास तक का, नोएडा वगैरह यहाँ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसको देख के मुझे लगा यार मेरा तो बहुत इससे बहुत लोअर है, तो मैंने खुद को वहां पे गरीब फील करा। तो एक्चुअली पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है ना, पॉवर्टी की डेफिनेशन का मतलब एक हो जाता है, हम किस चीज को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन कर रहे हैं, हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो किसी को गरीब घोषित करने का मतलब ये चेक कर लो कि क्या क्या मेंशन वाली चीज है। और जरूर देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा मिनिमम। अब मैं अपना आप को मुकेश अंबानी के घर के, अपने घर को मुकेश अंबानी के एंटेला से कंपेयर करूं, नॉनसेंस की बात होगी, समझ में आई मेरी बात। तो ये चीज थोड़ा सा आप अपने माइंड में
रखना, ठीक है। पॉवर्टी ट्रेंड कुछ इस तरीके से रहा कि ये जो टाइम पीरियड था 1950 से लेकर 1977-78 तक, हमारी कंट्री का जो पॉवर्टी रेशियो है वो थोड़ा सा कांस्टेंट रहा, ना लोग बढ़े ना लोग कम हुए, ठीक है। और फिर ठीक है, और हमें पता चला कि 1950s के पीरियड में, उस डिकेड में हमारी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा, हम उस टाइम 35 करोड़ थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन आउट ऑफ 35 करोड़ हमारे कंट्री का 70 to 75% जो पॉपुलेशन थे दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो दो बेसिकली टारगेट्स थे कंट्री के, उस टाइम के पॉलिटिशियंस के, कि एक तो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी को खत्म, थोड़ा सा कम करो। उसके लिए पीसी महालनोबिस ने इंडस्ट्रियलाइज्ड चीजों का इंट्रोडक्शन करा, हैवी गुड्स इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन करा, जिससे 1960s तक इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर के थोड़े से लोग कम हुए, वो फिर सेक्टर वाला भी स्ट्रांग हुआ। दूसरी चीज, जो एग्जिस्टिंग लोग थे वहां पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ पार्ट्स थे जो उस टाइमिंग में इंट्रोड्यूस किए गए। बावजूद इसके हमारे 50% के आसपास पॉपुलेशन बेरोजगार थी, मतलब अराउंड 15 करोड़ प्लस, मतलब 15-17 करोड़, ठीक है। तो एक टर्म रखना ऐसे। इन इक्वालिटी कंसेप्ट दैट, देखिए गिनी कोएफिशिएंट, इन इक्वालिटी को मेजर करने के लिए गिनी कोएफिशिएंट होता है। गिनी कोएफिशिएंट का मतलब हो जाता है, जैसे ये हमारी इक्वालिटी लाइन है और ये हमारा कनेक्शन, ये हमारा ग्राफ है जो 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 हमारा मतलब यहाँ पे एक्सिस पे कनेक्टिविटी बताता है, नंबर ऑफ पीपल एंड उनकी इनकम जो बढ़ रही है। तो जो गिनी कोएफिशिएंट होता है वो इस एरिया को बोलते हैं, दिस एरिया इज नोन एज द गिनी कोएफिशिएंट। समझ में आई मेरी बात आपको? So this indicates that growth was neither fast nor inclusive enough to reduce inequality. Actually inequality का कंसेप्ट ही वही होता है कि दिख तो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, बट गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, और ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ मतलब जिंदगी आगे बढ़ रही है, बट द पीपल रिमेन्स एट अ सेम सिचुएशन, ठीक है। तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। अच्छा, ये एक पॉवर्टी से रिलेटेड टेबल है, ये भी एक बार देखिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेटा होता है इसको याद जरूर रखना है, ठीक है। इसका यूज डेफिनेटली होगा। और मैंने क्या करा है, कुछ 2-3 पॉइंट में इसी डेटा को एक्सप्लेन किया है आपके लिए, ठीक है। इसी डेटा को जनरली एक्सप्लेन किया है। तो आज की क्लास में हम लोग जनरली इतना रखते हैं, आज वाली क्लास में। अब जो अगली क्लास, मतलब इस क्लास में, अगली क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, पार्शियल रिफॉर्म सिंस 1980 द पॉलिटिकल बैकड्रॉप, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने प्योरली इकोनॉमिकल कंसेप्ट डिस्कस करे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकड्रॉप की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।